नमस्कार दोस्तों। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने चैनल कहानी कैफ़े में एक कहानी लेकर जिसका पिछला भाग हमने सुन लिया था और उपन्यास का नाम था निर्मला। अब हम दूसरे भाग में देखेंगे कि निर्मला की कहानी क्या मोड़ लेती है। पहले भाग में हमने देखा कि निर्मला की शादी हुई उसके बिना मन के, क्योंकि उसके पिता के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने ऐसे इंसान से शादी की निर्मला की जो उम्र में काफी बड़ा था और उनके 3 बच्चे भी थे। अब देखते हैं निर्मला की कहानी क्या मोड़ लेती है। भाग 1 में हमने देखा कि कैसे 16 साल की निर्मला की शादी हुई 35 साल के तोताराम से। कैसे वह उस घर में आई एक बहू की तरह नहीं, एक मेहमान की तरह, अपने ही घर में अजनबी। और हमने देखा एक नजर, मनसाराम की नजर, जिसने सब कुछ बदल दिया। भाग 2 में वो नजर एक तूफान बनेगी और इस तूफान में निर्मला अकेली खड़ी रहेगी। कुछ महीने बीते, निर्मला ने इस घर को अपना बना लिया था, जितना बन सकता था। तोताराम के तीनों बेटे मनसाराम, सियाराम और जियाराम तीनों अलग अलग मिजाज के थे। जियाराम मासूमियत से बोला, माँ आज पराठा। निर्मला ने बोला प्यार से, हाँ जियाराम खाओ, खा लो। सियाराम ने बोला, भैया आज कॉलेज नहीं जाना। मनसाराम ने बोला बिना देखे उसको कि जाऊंगा। तोताराम ने बोला, मनसाराम कल तुम्हारे प्रोफेसर का खत आया था, पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा। मनसाराम ने तीखे स्वर में बोला, जब घर में ध्यान ही बटा हो तो पढ़ाई में कहाँ से लगेगा। तोताराम ने उसकी तरफ देखा, फिर निर्मला की तरफ देखा और कुछ अजीब सा उन्हें महसूस हुआ। थोड़ा सा थोड़ा सा वो असहज हो गए। यह पल था, बहुत छोटा था, पर इसी छोटे से पल में एक बीज पड़ा था, संदेह का बीज, जो एक दिन पूरे घर को ढक लेगा। मनसाराम बुरा लड़का नहीं था। 18 साल का उम्र दराज लड़का, जिसकी माँ बचपन में चली गई थी, जिसने घर में कभी स्नेह नहीं देखा, और अब एक लड़की आई थी उसकी उम्र की, उसकी दुनिया की, पर उसके बाप की पत्नी। यह विरोधाभास है जो उसे तोड़ रहा था। निर्मला ने बोला, चाय। मनसाराम ने बोला, बिना देखे रख दो। निर्मला ने बोला, पढ़ाई कैसी चल रही है। मनसाराम ने तीखेपन से कहा, क्यों, आपको क्या फर्क पड़ता है। निर्मला ने शांत स्वर में कहा, मैं घर में हूँ, मैं घर का सबका भला चाहती हूँ। मनसाराम ने व्यंग से कहा, घर में है, हाँ हमारे घर में है, बाबूजी के साथ। निर्मला ने धीमे पर दृढ़ स्वर में पूछा, मनसाराम जो है वो है, मैं इसे बदल नहीं सकती, ना तुम, बस इतना जानो कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और वो चली जाती है। निर्मला ने सच कहा था, पर सच सुनना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब दिल पहले से उलझा हो। एक शाम पड़ोस की एक औरत ने कल्याणी को कुछ कहा। कल्याणी ने तोताराम से कहा, और तोताराम के मन में वो बीज फूट गया। अजीब घर है आपका तोताराम जी। बेटा और बाप एक ही उम्र की औरत के लिए लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। लोग वही लोग हैं जो शादी में बधाई देने आए थे, वही लोग जिन्होंने मिठाई खाई थी, और अब वही लोग जहर परोस रहे हैं। तोताराम ने रुक कर बोला, निर्मला। निर्मला ने सिर उठाकर बोला, हाँ जी। तोताराम ने, मनसाराम से ज्यादा बात मत किया करो। सहज होने की कोशिश करते हुए निर्मला ने बोला, वो तो घर का बेटा है, मैं उसे चाय देती हूँ, खाना देती हूँ। तोताराम ने बीच में काटते हुए कहा, मैंने जो कहा है वो सुनो। फिर वो चला जाता है। निर्मला थोड़ी देर तक लैम्प को देखती रहती है और उसका हाथ रुक जाता है। पहली बार तोताराम ने उस पर संदेह किया था, बिना कारण, बिना सबूत, बस दुनिया के कहने पर। और निर्मला, वह सोचती रही, अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो डरूं क्यों। पर जो बेकसूर होते हैं वो डरते सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके पास होने को भी कुछ नहीं होता है और सहने को बहुत कुछ होता है। तोताराम ने फैसला किया कि मनसाराम को मैं दूर भेज दूंगा पढ़ाई के नाम पर असल वजह वो नजरें थीं और वो संदेह जो अब घर में रहने लगा था, और तोताराम के दिल में भी। मनसाराम ने धीमे स्वर से बोला, सिर्फ निर्मला को, कि मैंने कुछ नहीं किया। निर्मला ने उतनी ही धीमी आवाज में कहा, मनसाराम मैं जानती हूँ। और फिर वो चला जाता है दरवाजा बंद करके। मनसाराम चला गया, घर शांत हो गया। पर शांति हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभी शांति वह होती है जो तूफान के बाद नहीं, तूफान से पहले की होती है। निर्मला निर्मला ने चिट्ठी लिखी अपनी माँ को। उसके आंसू पेपर पर गिर रहे थे, और निर्मला ने पत्र लिखते हुए ये अपनी माँ को बताना चाहा कि अम्मा यहाँ सब ठीक है, तोताराम जी का ख्याल भी रखती हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। बस कभी कभी लगता है इस बड़े घर में मेरे लिए कोई कोना नहीं है, सबके लिए जगह है,
पर मेरे लिए नहीं, तुम्हारी याद बहुत आती है अम्मा, बहुत ज़्यादा। और फिर वो लेटर फोल्ड कर कर उसको देखती है और अपने ही बॉक्स में रख लेती है। उसको भेजती नहीं है अपनी माँ को। निर्मला ने वो चिट्ठी कभी नहीं भेजी क्योंकि वो जानती थी अम्मा क्या कर सकती है। वो रोएगी और रो ही सकती थी बस, और निर्मला किसी को रुलाना नहीं चाहती थी। दोस्तों, इस कहानी में कोई खलनायक नहीं है। तोताराम भी बुरे नहीं है, मनसाराम बुरा नहीं था, कल्याणी बुरी नहीं थी, उदयभान भी बुरे नहीं थे। फिर ये सब हुआ कैसे? प्रेमचंद जी का जवाब था, समाज बुरा था। वो समाज जो लड़की को समान की तरह देखता था, जो उम्र से ऊपर खानदान रखता था और संदेह को सच मान लेता था। अब भाग 3 में हम देखेंगे कि यह कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचेगी। मनसाराम के साथ क्या होगा दूर जाकर, तोताराम का संदेह निर्मला को कहाँ ले जाएगा, और आखिर में निर्मला के हाथ में क्या बचेगा। तो आप जल्दी ही आपको मिलेगा देखने के लिए इसका भाग 3, जो जल्दी ही आ रहा है। इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा किसका दर्द समझ में आया, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर कहानी का भाग 2 आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भाग 3 के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आती हूँ आपके पास भाग 3 लेकर, कहानी का अंत जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा निर्मला के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।